तो आज हम बात करने वाले हैं एंग्रो होल्डिंग्स के साल 2025 की। ये साल कंपनी के लिए बहुत अहम था और हम देखेंगे कि मालियाती तौर पर क्या हुआ, कौन सी बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां आईं और आगे का मंसूबा क्या है। चलें सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। 2025 में एंग्रो ने टैक्स के बाद मुनाफा कमाया कितना? पूरे 107 अरब रुपए। जी हाँ, 107 अरब। ये एक बहुत ही बड़ी रकम है और पहली नज़र में तो लगता है कि ये एक ज़बरदस्त कामयाबी की कहानी है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या ये नंबर जितना सीधा लगता है उतना ही सीधा है? असल में 2025 सिर्फ एक बड़े मुनाफे का साल नहीं था। इसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था, कुछ ऐसी चीजें जो कंपनी की पूरी सिमत बदल रही थीं। तो आइए इस नंबर को जरा खंगाल कर देखते हैं। तो सवाल ये है कि इस बड़े मुनाफे के पीछे था क्या? असल में 2025 एंग्रो के लिए बड़ी तब्दीलियों का साल था। कंपनी ने अपने पूरे ढांचे में कुछ बहुत अहम फैसले किए, ऐसे फैसले जिन्होंने कंपनी के मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, खुद कंपनी के डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी यही कहती है। ये जो इक्तबास है, ये साफ बताता है कि कंपनी की लीडरशिप के लिए इस साल सबसे बड़ा फोकस स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर को एक लाइन में लाना था। अच्छा, तो अब वक्त है इस 107 अरब रुपए के मुनाफे को जरा तोड़ कर देखने का। आखिर ये रकम आई कहाँ से? इसके अंदर क्या क्या शामिल है? चलें देखते हैं। यहाँ तस्वीर बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम 2025 को 2024 से कंपेयर करते हैं। देखें, मजमूई मुनाफा तो दुगने से भी ज्यादा हो गया, 43 अरब से सीधा 107 अरब। जबरदस्त। लेकिन दूसरी तरफ स्टैंड अलोन मुनाफा, यानी जो सिर्फ होल्डिंग कंपनी का अपना मुनाफा है, वो तकरीबन 10 अरब से गिरकर सिर्फ 253 मिलियन रह गया। अब ये इतना बड़ा फर्क क्यों? यही तो असल कहानी है। और असल कहानी ये है, इस मुनाफे का तकरीबन आधा हिस्सा यानी 48% किसी बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आया। ये एक वन ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट थी। मतलब ये कि कंपनी ने अपने एनर्जी असासों पर पहले एक नुकसान दिखाया था, अब उसे रिवर्स कर दिया। तो ये कोई रोज़मर्रा की कमाई नहीं थी। असल बिजनेस से जो कमाई हुई वो थी 29.1 अरब रुपए। ये भी बहुत अच्छी रकम है, लेकिन 107 अरब की हेडलाइन से कहानी काफ़ी मुख्तलिफ लगती है ना? तो मुनाफे की कहानी तो हमने समझ ली। अब आते हैं इस साल के दो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक फैसलों पर। ये वो फैसले हैं जिन्होंने एंग्रो के मुस्तकबिल का रुख तय किया है। पहला, एनर्जी बिजनेस को अपने पास रखने का फैसला, और दूसरा, टेलीकॉम की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम। यहाँ आप इन दोनों फैसलों को आमने सामने देख सकते हैं। एक तरफ कंपनी ने अपने थर्मल एनर्जी प्लांट्स बेचने का इरादा छोड़ दिया। इससे क्या हुआ? एक बड़ा कैश फ्लो जो कंपनी को मिलता था वो बहाल हो गया। और दूसरी तरफ कंपनी ने देवदार को खरीदकर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी तारीखी सरमायाकारी की। ये एक तरह से पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल पर एक बहुत बड़ी शर्त लगाने जैसा है। और ये सरमायाकारी कितनी बड़ी थी, जरा अंदाज़ा लगाएं। एंग्रो ने तकरीबन 10,600 टेलीकॉम टावर्स खरीदे। ये पाकिस्तान की टेलीकॉम हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील्स में से एक है, और जाहिर है ये एंग्रो के लिए आमदनी का एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल सकती है। अच्छा, इन दो बड़ी तब्दीलियों के अलावा एंग्रो के बाकी बिजनेसेस का क्या हाल रहा 2025 में? आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स, जो एंग्रो का एक तरह से बुनियादी सितून है। साल काफ़ी मुश्किल था, किसानों पर भी माशी दबाव था और चीज़ें बनाने की लागत भी बढ़ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद इस बिजनेस ने अपनी कारकर्दगी को मुस्तहकम रखा, जो इसकी अपनी एक मजबूती है। लेकिन दूसरी तरफ पॉलीमर्स डिवीजन के लिए हालात बहुत ही मुश्किल रहे। बैनुल अक़वामी मार्केट में मार्जिन कम थे और यहाँ मुल्क में एनर्जी की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं। तो यूं समझें कि पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा मुश्किलात इसी बिजनेस को देखने पड़ी। और फिर आते हैं टर्मिनल्स और एनर्जी के बिजनेस। उन्होंने काफ़ी मुस्तहकम और काबिल भरोसा परफॉर्मेंस दी। ग्रुप के लिए मुसलसल कैश आता रहा और ये पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना अहम किरदार भी अदा करते रहे। तो ये तो हो गई 2025 की कारकर्दगी। अब सवाल ये है कि इन सब तब्दीलियों के बाद एंग्रो के लिए आगे का रास्ता कैसा है? मुस्तकबिल में क्या मौक़े हैं और क्या चैलेंजेस? आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहली और अहम बात, एक ऐसा फैसला जो मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी को जाहिर करता है। बोर्ड ने 2025 के लिए कोई फाइनल डिविडेंड न देने का फैसला किया।
یہ انویسٹرز کے لیے ایک بڑی خبر تھی اور اس کے پیچھے ایک بہت ٹھوس وجہ تھی۔ تو ڈیویڈنڈ روکا کیوں گیا؟ سیدھا سا جواب ہے، دیودار ٹاورز کی ڈیل کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ بورڈ کا خیال تھا کہ اس پیسے کو شیئر ہولڈرز میں بانٹنے کے بجائے اگر بزنس میں واپس لگایا جائے تو لمبے عرصے میں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے ایک ایسا بزنس کھڑا ہوگا جو آگے چل کر مستقل اور مستحکم کیش فلو دے گا۔ لیکن ظاہر ہے آگے کا راستہ بالکل آسان بھی نہیں ہے۔ کمپنی کے سامنے کئی بڑے رسک بھی ہیں، جیسے انرجی سیکٹر کے مسائل، باہر سے آنے والے خام مال پر انحصار، پھر سائبر سیکیورٹی کے خطرات، قوانین کی پیچیدگیاں، اور ہاں ٹیکس اور فورن ایکسچینج کی غیر یقینی صورتحال۔ ان سب سے نمٹنا اینگرو کے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود کمپنی کی لیڈرشپ کافی پر امید ہے۔ ڈائریکٹرز رپورٹ کا یہ جو جملہ ہے یہ ان کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نئی ساخت اور نئی سرمایہ کاری کے ساتھ اینگرو آنے والے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، 2025 کی ان بڑی تبدیلیوں کے بعد، ٹیلی کام میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کے بعد اینگرو آگے کے راستے پر کیسے چلے گا؟ کیا یہ نئی حکمت عملی کامیاب ہوگی؟ اس کا جواب تو اب آنے والا وقت اور کمپنی کی کارکردگی ہی دے گی۔